जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज का सेशन मैं अपने ही द्वारा लिखा हुआ एक शानदार कविता से शुभारंभ करने वाला हूं। यह कविता उन तमाम छात्रों को समर्पित है जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और नर्वस फील कर रहे हैं। मैं उन तमाम छात्रों के रगों का रफ्तार न बढ़ा दिया तो फिर कहना। आइए इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है, मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है। मत कर चिंता, समय नहीं है, आगे बढ़ो, हर समस्या का समाधान निकल ही जाती है। लक्ष्य को अपने निर्धारित करो, लक्ष्य को अपने निर्धारित करो, मेहनत अपनी जारी रखो, सफलता देर से ही सही पर मिल ही जाती है। देखा है हमने, देखा है तुमने, देखा है सबने, मंजिलें वही पाती है जिनकी आंखें नींद को चुराती है। मन में ऐसा संकल्प करो जिसका कोई विकल्प ना हो, तुम्हारी सफलताओं से माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है। पढ़ते रहो तब तक, पढ़ते रहो तब तक जब तक कि टॉपिक पूरी ना हो जाती है। फिर देखना टॉपरों के लिस्ट में तुम्हारी भी कहानी न छप जाती है। क्या छूट गया है पूरा करो, रिवीजन अपनी हर रोज करो। क्या छूट गया है पूरा करो, रिवीजन अपनी हर रोज करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ जाती है। झोंक दो अपनी ताकत को इन्हीं चंद महीनों में, फिर देखना मार्कशीट के पन्ने को कैसे चमचमा जाती है। मेहनत करने वालों के आगे मंजिलें भी झुक जाती है। आइए आज का सेशन 10वीं कक्षा के लिए मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह जो पूरा सेशन होगा ये मैथ की क्वेश्चंस का होगा और मैं इन वीडियोस में, मैं इन सेशन में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। संभावित प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए मैं इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं। यहां दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस को एराइज किया है। ये आपका पहला स्लाइड होगा और ना जाने कई सारा स्लाइड आएगा जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। जितना लंबा सेशन हो जाए आप ध्यान से इस सेशन को करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें और बनाने का भी प्रयास करते रहें। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि समीकरण युग्म x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15 के अनगिनत हल हो तो k का मान क्या होगा। मैंने यहाँ एक स्पेस बनाया है जिसमें इन तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करने वाला हूं, तो आप यहीं पर अपनी निगाहें जो है टिका के रखिएगा। x प्लस 2y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 5x प्लस ky का वैल्यू 15 दिया हुआ है और इसके अनगिनत हल हैं। बाबू पूरे दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको याद रखना है कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ऐसा होता है, ऐसा अगर होता है कि दोनों वैल्यू जब बराबर नहीं हो, तब क्या होता है भाई, तब इसके जो हैं अद्वितीय हल होता है। ये तुमको याद रखना होगा। ये कंडीशन है, ये शर्त है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 का जब वैल्यू बराबर नहीं होता है तब उसका हल कैसा होता है, अद्वितीय होता है। और इसका निकाय जो होता है वो संगत होता है और इसका ग्राफ जो होता है वो प्रतिच्छेद होता है, यानी कि एक पॉइंट पर दो रेखाएं आपस में कट जाता है। ये पहली बातें हैं। मैंने क्या कहा, नोट कर लो। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का वैल्यू जब बराबर नहीं रहेगा, तब इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा और इसका निकाय कैसा होगा, संगत होगा और रेखाएं अपने आप में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर दो रेखाएं कट कर जाएगी। अब क्या है कंडीशन कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तीनों वैल्यू बराबर हो, तब क्या होगा, इस हालात में इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो तब इसके अनेक हल होंगे और इसका जो निकाय होगा ये संगत होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा। संपाती इट मीन क्या होता है, संपाती मतलब होता है कि एक रेखा अगर हम गुजार रहे हैं तो दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर जाएगी, है ना। अब एक और इसमें कंडीशन है ना, वो तीसरा और लास्ट है, वो ये है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 अगर आता है,
हाँ, तब क्या होगा भाई, तब इसका जो हल होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा इसका, आपको याद रखना होगा। और इसका जो निकाय होगा वो असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और रेखाएं जो इसकी होगी वो समानांतर होगी, इस तरीके से जाएगी। हाँ, तो मैंने ये चीजें आपके लिए इसलिए डिस्कस किया कि आपको ध्यान रहे। अब आइए इन्हीं जो है लॉजिक के साथ इस पूरे सेशन को समाप्त किया जाएगा, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। सवाल कहता है कि x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल हो। एग्जाम में आपको फट से अनगिनत हल वाला कंडीशन याद रखना होगा। बाबू अनगिनत हल किसके होंगे, जब तीनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या होंगे, बराबर होंगे। आप बताते हैं हम आपको कि a1 बटा a2 आप कैसे निकालोगे। ध्यान से देखो इस समीकरण में, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो जो x के बगल में नंबर छुपा होता है उसको हम लोग a1 कहते हैं, और जो y के बगल में होगा वो b1 कहलाएगा, और जो इक्वल टू के इधर होगा उसको c1 कहेंगे। यहाँ x के बगल में जो वैल्यू है ये a2 कहलाएगा, और जो y के बगल में होगा वो b2 कहलाएगा, और जो इक्वल टू के उस साइड होगा उसको हम लोग c2 कहने वाले हैं। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये इक्वल टू के इधर जो नंबर है ना, ये एक बार आप जरा ध्यान से देख लेना कि दोनों समीकरण में ये इक्वल टू के इधर है कि नहीं है। कभी कभी समीकरण में इक्वल टू के अंदर एगो में घुसा देगा, एगो में बाहर रखेगा, तो उस हालात में आपको क्या करना होगा, दोनों समीकरण को सेम टाइप बनाना होगा। या तो इस c का मान बराबर के इस तरफ दोनों समीकरण में कर दो, या तो इसको बराबर के इस तरफ लेके आ जाओ अंदर में, और बराबर में 0 लेकर के चल जाओ। समझ में आ रही ना बात। तो a1 का मान यहां पे कितना होगा, 1। तो मैंने लिखा a1 का मान, यहां देखो a1 का मान मैंने लिखा 1, और a2 का मान देखो यहां से 5 है, तो मैंने लिखा 1/5। आपको इतना नहीं करना, आपको यहीं से देख लेना है 1/5। अब जरा देखो b1 बटा b2 को देखो, तो b1 2 और b2 कौन है, k, तो मैंने लिखा 2 बटा k। c1 बटा c2 3/15, मैंने क्या किया, 3/15। अब आपको क्या करना है, आपको जो है ना, किसी भी दो वैल्यू को k का मान निकालना है ना, तो k का मान आपको बराबर कर देना है। या तो इन दोनों को लेकर चलो, या तो इन दोनों को लेकर चलो, बराबर आंसर आएगा, है ना। तो चलो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, या इन दोनों को कर लो, आसान है ना, हमको आसान खोजना है। तो k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, यानी k का मान 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए परम सत्य हमारा आंसर हो जाता है ना। तो इससे आधारित कई सारा प्रश्न बनते हैं, आपको करने होंगे। आइए दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। उसी तरह का सवाल है, कहता है समीकरण युग्म 6x - 2y - 3 बराबर 0, px - y - 2 = 0 का अद्वितीय हल है, तो p का मान क्या होगा। कैसा हल है भाई, अद्वितीय हल है। a1 का मान कितना है, 6, और यहां देखो a2 का मान कितना है, p, यहाँ b1 का मान -2 और b2 का मान -1, जरा ध्यान रखना 1 छुपा हुआ है, और c1 का मान -3, c2 का मान -2। अद्वितीय का कंडीशन लगाना है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अद्वितीय का जो कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, है ना। ध्यान से इस चीज को समझना, अगर ये चीज आपको याद है तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। तो a1 का मान कितना हो गया हमारे पास 6, और a2 का मान कितना हो गया p, है ना, बराबर नहीं b1 बटा b2। b1 का मान -2, b1 का मान -2, b2 का मान -1 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, p को 2 से गुना कर दो तो 2p हो जाएगा, बराबर नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। 6 को 1 से गुना करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, p बराबर नहीं 3, p बराबर नहीं 3। तो यहाँ पे देखो बराबर नहीं 3, है ना, p का मान बराबर नहीं है 3 का, ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर है। कहता है x तथा y के कौन मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 24 बराबर 0 के हल हैं। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और बड़ा ही प्यारा और शानदार सवाल है ना, संभावित प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आने के लिए। 4x - 3y + 24, 4x - 3y + 24 बराबर 0, है ना। आपको जो है हर एक फार्मूलाज याद होना चाहिए मैथमेटिक्स में।
ताकि आपको एग्जाम में समय कम लगे और आप प्रश्न बना पाए। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन की संख्या मैथमेटिक्स में 50 होते हैं और समय आपको काफी लग जाएगा। यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट भी समय है ना, 1 मिनट की समय देना है। 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 1 मिनट से कम समय में भी सॉल्व कर लेते हैं तो बचे हुए समय में आप लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आइए, जब आपसे सवाल कहे कि समीकरण का हमको एक हल खोजना है, तब तुमको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है बाबू। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू इसमें अगर 2 डाल दिया जाए तो ये 24 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये 24 को बराबर के उस तरफ लेके चल जाओ। तो 24 के उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो LHS में x और y की वैल्यू डालना है, आंसर -24 जिससे भी आ जाए वो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो x 1 और y -2, तो 4 गुना में रख दिए यहाँ पर 1 और 3 गुना y की वैल्यू रख दिए -2। तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 4 10 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ये जो B है ये कट गया, है ना। अब जरा इसको देखो, ये भी ऑप्शन सेम ही मैंने रखा है, x बराबर 1 y बराबर -2। तो ये दोनों ऑप्शन सेम रखा गया है। गलती से ऐसा मिस्टेक हुआ है आपका। तो ये वाला भी ऑप्शन से भी तो 10 ही आएगा। तो मैंने सी को चेक करा अब कि x की वैल्यू 3 रखना है, y की वैल्यू 4 रखना है। x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखनी है 3 और y की वैल्यू कितनी रखनी है 4। तो x की वैल्यू जब 3 रख दी है तो 4 3 कितना हो गया 12 और 3 चौका कितना हो गया 12। तो 12 12 क्या हो जाएंगे 0। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल, एक संख्या दूसरे से दुगना है, एक संख्या दूसरे से दुगना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आने ही वाला है आपके एग्जाम में। एक संख्या दूसरे से दुगना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, संख्या बताइए। तो बच्चे क्या करते हैं कि फटाफट मानने लगेगा कि माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगा योग बोले हैं 27 ना, तो वो लिखेगा 27 - x। फिर दोनों को है ना क्या करेगा, एक दूसरे से दुगना करेगा और सॉल्व करेगा। ना ना, ऐसा नहीं करना है आपको। यहां देखो क्या करना है, योग कितना कह रहा है 27। तो आप ऑप्शन में चेक कर लो कि किसका किसका योग 27 होता है। अगर एक का 27 हो रहा है और 3 का नहीं हो रहा है तो जवाब वहीं पे हो जाएगा। आप कहोगे सर 18 और 9 27 ही हो रहा है, 21 और 6 27 ही हो रहा है, 10 और 17 27 ही हो रहा है, तो आप कैसे करें भाई। तो एक इसमें और कंडीशन है, कहता है एक संख्या दूसरे से दुगना है, एक संख्या दूसरे से दुगना है। तो बताओ 9 और 18 में रिलेशन है ना दुगना का, ये 18 9 से दुगना है ना, 6 से तो 21 तो 6 से दुगना है नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। और यहाँ देखो 10 और 17 एक दूसरे का दुगना है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। और नन तो होगा नहीं क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमारा मिल ही रहा है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपको करने हैं। जरा ध्यान से देखिए, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3px प्लस 6y इज इक्वल टू √50 तथा √18x प्लस √24y इज इक्वल टू √75 असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। तो असंगत वाला कंडीशन याद रखना होगा ना आपको, मैंने शुरू में बताया है। तो असंगत होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, इसका असंगत हल होगा। असंगत किसका होता है, जब रेखाएं समानांतर होगी। और रेखाएं समानांतर कब होगी, जब c1 बटा c2 की वैल्यू बराबर नहीं होगा। फटाफट इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, कहाँ है a1 बटा a2। तो चलो a1 का मान क्या होगा बाबू, a1 का मान क्या होगा 3p। क्या लगता है आपको 3p होगा ना। तो मैंने a1 में रखा 3p और a2 का मान देखो, a2 का मान क्या हो जाएगा रूट में 18। बड़ा ही आसान और प्यारा सवाल है। b1 की मान क्या होगा, यहां से देखो b1 का मान 6 हो गया और b2 का मान अगर यहां देखें तो √24 हो गया। क्या हो गया √24। अब आपको इसी को मल्टीप्लाई करके p के मान निकाल लेने हैं। तो यहां से देखो p का मान कैसे निकालोगे, 3p को √24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p का मान क्या होगा 6 गुना √18 ऊपर में चला जाएगा ना बाबू, 6 गुना √18 ऊपर में चला जाएगा ना, और 3 गुना √24
3 गुना रूट 24 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो काट दो, 3 से काट दो तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब ये रूट 18 और रूट 6, इसको आपको समझना होगा ध्यान से कि ऐसी कौन सी टेबल है जिससे रूट 18 और रूट 24 कट जाए। तो चलो इसका वर्गमूल निकाल लो आप, इसको क्या करोगे, वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल निकालोगे तो रूट 18 का वर्गमूल क्या होगा, 9 गुना 2 लिखेंगे ना जी, तो 9 का वर्गमूल तो 3 निकल जाएगा, लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा। तो रूट 18 का वर्गमूल हो गया 3 रूट 2, समझ लेना। और यहां देखो, यहां क्या है, रूट 24, तो 24 को कैसे लिखोगे, 6 गुना 4, 6 चौका 24, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, है ना। 4 का वर्गमूल कहां आ जाएगा, बाहर, और अंदर में कौन रह जाएगा, रूट 6। 6 चौका 24, 4 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ गया, 2, है ना, और अंदर में कौन रह गया, रूट में 6। तो यहां देखो, अब इसी को सॉल्व करो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां देखो, रूट 2 को रूट 6 से तुम काट सकते हो, रूट वाले को रूट से काट सकते हो, तो रूट 3 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 बटा रूट 3। चलो 3 बटा रूट 3 को क्या करने वाले हैं हम, जरा ध्यान से देखो, 3 बटा रूट 3। अब आप कहोगे सर इसका परमेकरण कर देते हैं, तो कर दीजिए परमेकरण, है ना। तो परमेकरण करेंगे तो 3 रूट 3 और नीचे में क्या हो जाएगा, 3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आंसर रूट 3। जरा देखे ना कि कितना खतरनाक सा सवाल था ये सॉल्यूशन। तो रूट 3, है ना, आंसर हो गया रूट 3। अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब भी ऐसा सवाल आए योगफल और अंतर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन से कर लेने हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। बताओ इन दोनों का अंतर 26 है, हाँ आप बोलोगे हाँ सर। इन दोनों का अंतर 26 है, तो हाँ सर। इन दोनों का तो अंतर 26 नहीं है, तो ये तो कट गया, है ना। अब क्या बात करता है, ये 2 में से एक होगा, क्या कहता है, एक दूसरे का 3 गुना है। तो एक दूसरे का, तो 26 दूनी 52, तो ये तो 2 ही गुना है। 13 तिया 39, ये 3 गुना है। देखें ये आंसर हमारा क्या हो गया, परफेक्ट सही हो गया। अब आते हैं हम 7 नंबर सवाल, कहता है दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेद होंगे तो इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होंगे, या 1 हल होंगे, या अपरिमित हल होंगे। क्या कहता है ये सवाल बाबू, ये सवाल जो है आपका कंडीशनल है। ये कहता है दो समीकरण का युग्म का आलेख जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कहां कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है ना जी। तो जब एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा तो आप बताओ, बिना सोचे समझे छोड़ो, प्रतिच्छेद की कंडीशन आ गया, यानी ग्राफ प्रतिच्छेद है। तो मैंने हल में बताया है कि इसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अद्वितीय का मतलब एक हल। आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कहता हूं कि प्रतिच्छेद जब करेगा, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद जब करेगा, तो इसका मतलब है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं होंगे। और जब बराबर नहीं होंगे तब आपने देखा होगा कि मैंने पहली बार लिखा था कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई नहीं, मतलब एक हल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर सवाल कहता है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म यदि प्रतिच्छेद करे तब उनका हल क्या होगा। आइए फिर वही सवाल, सेम सवाल है, बस लिखने का पैटर्न चेंज कर दिया। दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म यदि प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करेगा तो 3 कंडीशन, अद्वितीय होगा, है ना, और अद्वितीय के साथ साथ इसके ग्राफ प्रतिच्छेद होंगे, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा, और इसके एक हल होंगे, है ना, और इसके निकाय संगत होंगे। तो यहाँ क्या कहता है, अद्वितीय। चलो यही आंसर मिल गया, तो ये हमारा परम सत्य आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल कहता है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल कौन होता है, यानी दो चर के रैखिक समीकरण युग्म है। कैसा है, रैखिक समीकरण युग्म है, यानी दो चर वाला बाबू रैखिक समीकरण का एक युग्म है। चलो दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। क्या कहता है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल कौन होता है, एक रेखा होता है, या दो रेखाएं होती है, या एक बिंदु होता है, या इनमें से कोई नहीं। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल कौन होता है ना। दो चर का ये रैखिक समीकरण होगा और इसके हल कौन होते हैं। तो इसका सवाल जो है ना बड़ा आपको डिफरेंट टाइप का लग रहा है, इसको समझना होगा आपको, है ना। इसमें कहता है कि दो चर वाला में जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यानी दो चर के ये रैखिक समीकरण हो गए,
और इसका युग्म का जो हल होगा वो कौन होगा, इसके युग्म का हल कौन होगा, एक रेखा होगा या दो रेखाएं होगा या एक बिंदु होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखो कि दो रेखाएं का जो हल होगा वो एक बिंदु होगा, दो रेखा का हल क्या होगा, एक बिंदु होगा। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन नंबर सी करने हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी होती है, दो चर वाला ये रैखिक समीकरण है तो इसके कितने हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे। इसमें x और y का मान जो है हम लोग अगर एक रखेंगे तो y का निकलेगा, दो रखेंगे तो भी निकलेगा, तीन रखेंगे तो भी रखेगा, अनगिनत हल होंगे, ना एक ना दो ना तीन। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया आपका, है ना, राइट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका जो है वो द्विघात बहुपद से है और द्विघात बहुपद का मैंने यहाँ पे 10 सवाल आपके लिए रखा है। द्विघात बहुपद के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा कि ये द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो आपका द्विघात समीकरण का जो ये चैप्टर है आपका, द्विघात समीकरण में आपको बस इतना ध्यान रखना है, कुछ फार्मूलाज, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक विवेचक निकालने का, या इसको हम लोग विविक्तर भी कहते हैं या d कहते हैं, इसकी वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आपको तीन कंडीशन याद रखना है कि d का मान अगर जीरो होता है, d का मान अगर जीरो होता है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू जो होता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू माइनस में b बटा 2a होता है। ये आपको कंडीशन याद रखना है कि अगर d का मान जीरो हो तब ऐसा होता है ना, यानी कि वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। और अगर d का मान जो है जीरो से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, d का मान अगर जीरो से बड़ा हो जाता है तब अल्फा और बीटा का मान अलग अलग हो जाता है, यानी अल्फा का फार्मूला जो हो जाएगा हमारा वो माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी और बटा में 2a, x बराबर एक फार्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा में क्या हो जाता है 2a। तो यहाँ पे जब अल्फा निकाल रहे होंगे हम लोग तो माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a ले लेंगे, और जब बीटा निकाल रहे होंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी बटा में 2a ले लेंगे। और एक कंडीशन है कि d का मान जब जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसकी कोई अस्तित्व नहीं होगी। बस इतना ही फार्मूला से पूरा का पूरा हमारा द्विघात समीकरण का चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए सवाल से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि इसका पहला सवाल क्या कहता है। यहीं पे इसी स्पेस पे मैं बार बार हल करूंगा क्वेश्चन को। पहला सवाल कहता है कि 3x माइनस 1 4x माइनस 5 का हल समुच्चय होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी आपके सामने है ना। तो ये बड़ा ही आसान सवाल है। कुछ बच्चा इसमें क्या करेगा कि फंस जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 को 4 से तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, फिर 3 को 5 से तो ये हो जाएगा 15x, और फिर 1 को माइनस 4 से तो माइनस में 4x, और फिर 5 को 1 से गुना करवाएगा तो 5 हो जाएगा 15 और 4 19x, 12x स्क्वायर माइनस में 19x और प्लस में 5 लग जाएगा वो ऐसे सॉल्व करने में, और 12 और 5 को गुना करेगा, इसको गुणनखंड तोड़ेगा, है ना। तो यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है आपको। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बस वैल्यू जीरो रखना है और x का मान निकाल लेना है। तो 3x माइनस 1 बराबर जीरो है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। और यहाँ से अगर 4x माइनस, मैंने हम लोग करते हैं ना यदि लिख के, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 देखो ब्रैकेट में दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब कि स्पेशल तुरंत से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर जीरो, तो x का वैल्यू 1/3 हो गया। और 4x माइनस 5 बराबर में अगर जीरो है तो x का वैल्यू हमारे पास 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा सवाल क्या कहता है, 7x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2 का हल समुच्चय होगा। इसका आपको समुच्चय निकालना है तो फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई करिए, तो 7 में 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 में 2 से गुना करोगे तो माइनस में 14 आ जाएगा, और बीच में कौन है हमारे पास नंबर माइनस में 13, यानी दो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम लोग गुना करेंगे तो माइनस 14 आएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 13 आना चाहिए माइनस में, है ना। तो इसका तो गुणनखंड तोड़ना पड़ जाएगा आपको। तो हम लोग कैसे आंसर डायरेक्ट लगाएंगे, देखो गुना करने पर देखो 7 दूनी 14 आ रहा है ना, 7 दूनी 14 आ रहा है ना गुना करने पर, लेकिन जोड़ने और घटाने पे तो 13 नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया।
अब जरा इसको ठीक करते हैं। तो जब बटा वाला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले ये 7 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये बटा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। 2 और माइनस में 1/7 है ना, तो देखो 7 को 2 से गुना करवा दो तो 14, और 7 से इसमें गुना करवा दोगे तो माइनस में 1 ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम 14 को 1 से गुना करवा दो तो 7 दूनी 14, -14 भी मिल जाएगा गुना करने पर, और 14 में से 1 घटा दोगे तुम तो 13 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है। और अगर आप इसको पूरा गुणनखंड करके निकालोगे तब भी यही आंसर होगा। तीसरा सवाल कहता है कि यदि P तथा Q समीकरण x² + px + q = 0 के मूल हो तो P = 0, Q = 1। ऑप्शन ए, बी, सी आपके सामने है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सवाल ये, जरा गौर कीजिएगा इस सवाल पे, है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा। यहाँ सवाल कह रहा है कि x² + px + q = 0 है, और इसका हल क्या दिया हुआ है, p और q। तो हल कहने का मतलब होता है कि इस p को इस समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां रख दिया जाएगा। तो इस p को अगर इसमें रख देंगे तो p² + p² + q = 0 हो जाएगा। तो 2p² + q = 0 समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपको ध्यान से इस सवाल को देखना होगा, है ना। आप कहोगे सर p² + p² कैसे लिखा, तो मैंने आपको कहा कि p रखना है इस समीकरण में x के जगह पे, तो x के जगह पे रखोगे तो p² आ गया, और यहां जब p रखोगे तो p और p मिलके p² होगा। दोनों को ऐड कर दिए तो 2p² + q = 0 हो गया। इस बार दूसरी बार आपको q रखना है x के जगह पे, क्योंकि ये दोनों इस समीकरण के हल हैं। तो q अगर रखते हैं इस समीकरण में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो qa² हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे x के जगह पे q रखोगे तो pq हो जाएगा, और ये प्लस में कौन है हमारा ऑलरेडी q, और बराबर में क्या हो गया 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है कि इसमें से ऑप्शंस को उठाना है और p और q का मान रखना है इसमें भी और इसमें भी, है ना। समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी वैल्यू 0 आना चाहिए। तो आ जाओ ऑप्शन नंबर ए, p0 और q1 रख के देखो। p0 रखोगे अगर इसमें तो 0 हो जाएगा ना ये पूरा मैटर, और q1 रखोगे तो 0 और 1 तो बराबर होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए कटने वाला है। चलो बी को देखो, p का मान -2 रखो, तो p का मान जब -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 में 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 8, और q का मान 1 रखोगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, माने 0 के बराबर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, p की वैल्यू 1 कह रहा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और q का मान क्या कह रहा है -2, तो -2 और +2 कट के कितना आ गया 0। ये वाला ऑप्शन इसमें भी फिट करेगा। q का मान -2 का स्क्वायर रख दो तो 4 आ जाएगा, p इंटू क्यू गुना करवा दो तो माइनस में 2 आ जाएगा, और q का मान -2, तो -2 4 हो जाएगा, और +4 कट के 0। ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन सवाल है, आपको इसको ढंग से समझ लेना है। 4 नंबर सवाल कहता है यदि समीकरण 9x² + 6x + 4 = 0 के मूल समान हो तो मूल कौन होगा। तो इसका क्या करना है आपको, इसका तो आपको गुणनखंड कर लेना है। बड़ा ही आसान तरीका में आपको फट से क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है इसका, है ना। यहाँ पे तो मूल क्या होगा इसका, देखो मूल समान दिया हुआ है ना, तो मूल जब समान दिया होगा तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे -b/2a, -b बटा में क्या हो जाएगा 2a, तो -b, तो b की वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, काट दो तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 दूनी 18, 3 3 9, 1/3 इसका ऑप्शंस में होगा, ±1/3, है ना। इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, नन होगा इसका आंसर, है ना बात। ये चीजें हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 + 2 + 3 + ... n = 55। तब n का मान आपको निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते जाएंगे। तो इस n के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जब इस सारे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55, यानी कि 55 होने वाला है ये आंसर, है ना। तो आपको देखो ये तो क्या हो गया हमारा एसएन हो गया, है ना। सभी पदों का योग दिया हुआ है तो एसएन हो गया, तो एसएन की फार्मूला कितना हो गया 55, है ना। अब n/2 कहता है तो n/2 कर दिए इंटू 2 इंटू ए, तो 2a कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक है ना ए की वैल्यू, इसको हम लोग कहां से बना देंगे समानांतर श्रेणी, यानी ए वहां से फार्मूला लगा रहे हैं हम। तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हो गया हमारे पास, तो 2 हो गया,
फिर क्या कहता है n-1, तो n-1 हो गया। d का मान कितना होगा, 2 में से 1 या 3 में से 2 घटेगा तो 1 आने वाला है। तो 55 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 110। यहाँ n इंटू 2 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 110 हो गया, n हो गया, यहाँ गुना करवा दो 1 को n से तो n हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस में 1 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 110 n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 110 n में n से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू जो होने वाला है वो n स्क्वायर, n को 1 से गुना करोगे तो n आ जाएगा, है ना। अब ये 110 को जरा उधर लेके चल जाओ तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 110 बराबर 0। यहाँ से आपको गुणनखंड सॉल्व करना होगा, तो ये जो है 11 और 10 पर टूटने वाला है, यानी इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा n प्लस 11 और n माइनस 10, और यदि करके वैल्यू ला देंगे तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 10। लॉन्ग मेथड हो गया ना ये लंबा, तो आपको ऐसे भी क्या कर लेना है कि 1-3 से आप 10 तक जाओगे तो जोड़ने पर आपका 55 ऐसे भी आंसर आ रहा है। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। ऐसे सवाल बड़े ही आते हैं एग्जाम में, और आपको ये सवाल कैसे करना है, बड़ा ही आसान बात है इस सवाल को सॉल्व करना। इसका एगो हल दिया हुआ है 3, यानी इसमें जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे, दूसरा हल मिल जाएगा। तो x स्क्वायर कह रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर, 7x कह रहा है तो 7 गुना 3 कर दिए, प्लस में 12 और बराबर में क्या हो गया 0, बराबर 0। तो ये बराबर हटा लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 7 3 कितना हो गया 21, और प्लस में कितना हो गया 12, तो ये तो हो गया 12 9 21 माइनस 21 बराबर 0। समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है ये, हाँ। तो यहाँ पे चलो दूसरा उपाय भी है आपके पास, ये तो समीकरण को संतुष्ट हो गया। डायरेक्ट से आप चाहो तो इसका गुणनखंड भी तोड़ दो, तो गुणनखंड तोड़ दोगे तो 4 और 3 पे टूट जाएगा, है ना। ये तो 4 और 3 पे टूट जाएगा तो 4 और 3 7 भी हो जाएगा, यानी आपके पास x माइनस 4 और x माइनस 3 वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू एक तो 4 आ रहा है और x की वैल्यू एक 3 आ रहा है, यानी जब x की वैल्यू 3 हो तो एक और x की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आपको हो गया सर बड़ी देर हो गया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप चलो आप फार्मूला लगा लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस में बी बटा ए, आप ऐसे कर लो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से एक अल्फा है ना भाई हमारा, तो 3 हो गया, बीटा के बीटा रख दो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए कहाँ है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7 7 प्लस में हो जाएगा ना, ए का वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो बीटा का मान 7 माइनस 3 4 हो गया, बड़ा आसान है। आप चाहते हैं ऐसे कर लो ना, चलो गुना वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की मान तो हमें मालूम है 3 इंटू बीटा हो गया, सी बटा ए कह रहा है तो सी का मान 12 हो गया, काट दो यहाँ से 3 चौका 12, बीटा का मान वैसे भी 4 हो गया, तो 4 आपका जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आगे हम लोग देखें सवाल नंबर 7 क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल कैसा होगा। तो मतलब वास्तविक या समान या वास्तविक या असमान, तो इसके लिए आपको विवेचक निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4ac, 4 का या देखो 4 फार्मूले का 1 यहां से आ गया, सी यहां से आ गया, माइनस में होगा तो 1 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 आ गया ना जी, तो d से क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, तो d जब जो है 0 से छोटा होता है तब ऐसे में आंसर इसका कोई नहीं हल होगा, इसका वास्तविक होगा ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा आंसर काल्पनिक, यानी कि अवास्तविक में आप ऑप्शन लगा सकते हो। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2,3 हो तो आपको द्विघात समीकरण निकालना है ना। तो द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे वैल्यू रख दो अल्फा और बीटा का 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर 2 और 3 जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 और बराबर में 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि इसकी विवेचक निकालना है आपको, तो विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b की वैल्यू यहां से अगर निकाल लिया जाए तो 2√5 हो गया, तो 2√5 का स्क्वायर कर दो, 4ac, 4a का वैल्यू हमारे पास 3 है और c का मान यहां से हमारा -5 हो गया। तो देखो रूट वाला का स्क्वायर करना है तो आप क्या करो, 2 का स्क्वायर करो, 4 अंदर वाला में गुना कर दो 5 से, तो ये हमारे पास कितना हो गया 20, और ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, 5 तिया 15 चौका कितना हो गया 60, तो 60 और 20 कितना हो गया 80, तो विवेचक का मान कितना हो गया, यहाँ क्या पूछ रहा है विवेचक,
तो विवेचक का मान कितना हो गया 80। तो 80 क्या है 4√5, 2√5, 3√5, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, फट से उसके मन में आता है कि 80 को रूट में ला दो, उसको लगता है कि फार्मूला लगा देगा x प्लस माइनस, है ना, x वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है, इसको 80 के लेके चल जाएगा रूट में और इसको तोड़ने का भी प्रयास करेगा वो लड़का और 16 का वर्गमूल भी निकाल लेगा और उसको ऑप्शन भी मिल जाएगा 4√5, बड़ी जल्दी ऑप्शन लगा लेगा। तो इस हालत में गलत हो जाएगा। सवाल पढ़िए पूरा का पूरा, कहता है विवेचक, यानी केवल विवेचक निकालना है। डी का मान आपके पास 80 होने वाला है और 80 ऑप्शंस में नहीं है। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, ये 10 नंबर सवाल है आपका, आखिरी सवाल है। कहता है के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। जब भी एक वैल्यू दिया हुआ और दूसरा वैल्यू निकालना है तो इस x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। कहता है के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। जब भी एक वैल्यू मालूम है ना, और k का मान p का मान निकालना है, इसका मतलब इसकी x की वैल्यू जब इसका हल है ना एक, तो ये समीकरण को सेटिस्फाई भी करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ क्या करना है, पुट करना है, यानी 2/3 रख दो। तो 2/3 रखेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 9, और ये यहाँ पे 2/3 माइनस 2 बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों को इस तरफ लेके जाना है ना। तो ये हो गया आपके पास 4/9 इंटू के, और इधर वैल्यू लेके चल जाओ तो 2/3 और प्लस में 2/1 दोनों हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 6 और 2 8/3 आ जाएगा, यानी आपको मिलेगा 4/9 के बराबर, ये 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा और 8/3 मिल गया। काट दो इसको तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 3 तिया 9, है ना। के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, है ना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन में, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।